बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 195 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 196 मुलाहिजा फरमाएं। मैं चंदों में वही खड़ा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। दूर दूर तक वहां किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था और समंदर के शोर के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर मैंने उसकी गन रुमाल से साफ करके उसे तोंद के मुर्दा हाथ में फंसा दिया। वो उसकी अमानत थी, मैंने उसे लौटा दी और बाजुबाने खामोशी उसे खुदा हाफिज कहकर सड़क की तरफ चल दिया। मैं तकरीबन आधा घंटा पैदल चलकर क्लिफ्टन के प्ले लैंड वगैरह तक पहुंचा। उन दिनों तफरी गाहों वगैरह पर भी पुराने मामूलात की निस्बत बहुत जल्द सन्नाटा छा जाता था। शहर पर बदकिस्मती साया फिगन थी। प्ले लैंड के सामने भी वीरानी थी। सिर्फ एक किटारा सी टैक्सी एक तरफ खड़ी थी और उसका ड्राइवर न जाने किस उम्मीद के सहारे अगली दोनों सीटों पर लेटा अपने सीने पर छोटा सा एक टेप रिकॉर्ड रखे अताउल्लाह ईसा खेलवी के गीतों में खोया हुआ था। शायद उन गीतों में खोया होने की वजह से ही उसे पता नहीं चला था कि उसके चारों तरफ कब से सन्नाटा छा चुका था। मेरी फरमाइश पर उसने अजराह करम सोजो साज की दुनिया से बाहर आने और मुझे डिफेंस ले चलने पर आमादगी जाहिर कर दी और मैं उसके ठारे में बैठकर सेठ रमजान के घर जा पहुंचा, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। आलम यह था कि मेरी जेब में टैक्सी का किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं थे और सेठ रमजान के गेट पर तैनात नए गार्ड मुझे अंदर जाने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं थे। इजाजत देना तो दूर की बात थी, वो मेरी आमद की इतला अंदर पहुंचाने के रवादार नहीं थे। मेरी टैक्सी रुकते देख कर ही उन्होंने अपनी क्लाशनकोफे ज्यादा मुस्तैदी से थाम ली थी। आखिरकार मुझे उनको थोड़ी सी झाड़ पिलाना पड़ी। तब उन्होंने गेट हाउस के इंतकाम से चुपके गालबन सेठ रमजान को यही इतला दी कि एक मशकूक सी टैक्सी में एक मशकूक सा आदमी आया है जो अपने आप को अफजल चौधरी बता रहा है। जवाबन सेठ रमजान खुद गेट पर चला आया। हैरत अंगेज तौर पर वो उस वक्त गाउन में था, वरना घर पर अक्सर वो धोती बुनियाद में नजर आता था। वो दूर ही से जले भुने लहजे में बोला, मुझे मालूम था जो आदमी मशकूक से हुलिये में मशकूक सी टैक्सी में आएगा, जिसके बाल और कपड़े मिट्टी में लिथड़े हुए होंगे, वो अफजल चौधरी ही होगा। करीब आकर वो बोला, यार तुम कभी मेरे घर साफ सुथरे और मुअज्जाना हुलिये में नहीं आ सकते ताकि मैं अपने स्टाफ को यकीन दिला सकूं कि तुम वाकई एक बड़े सेठ हो। उसने मुसल्ला गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब मैं इन लोगों को तुम्हारी हैसियत के बारे में कुछ बताऊंगा तो ये बात में किसी कोने में मुंह छुपाकर खी करते रहेंगे, समझेंगे। सेठ मजाक कर रहा था। फिर उसने आंखें सुकेड़ कर बाहर खड़ी टैक्सी ड्राइवर को देखा और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, तुम्हारी जेब में यकीनन किराया देने के लिए वे पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तुमने, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। दोस्त शनासी इसी को कहते हैं। उसने जेब से 100 का एक नोट निकाल कर टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर रखते हुए मुझसे कहा, दिल तो चाह रहा है तुम्हें इसी टैक्सी में डालकर वापस भिजवा दूं और इस ड्राइवर से दरख्वास्त करूं कि रास्ते में तुम्हें किसी गंदे नाले में फेंक दे। ये खासा मुश्किल काम है, 100 रुपए में तो नहीं होगा, मैंने कहा। वो मुझे घूरता हुआ अंदर जाने के लिए मुड़ गया। मैं उसके पीछे चल रहा था। वो मेरी तरफ देखे बगैर गुस्सीले लहजे में बोला, ये तुम्हारा आने का वक्त है? नहीं, ये तो मेरा जाने का वक्त था। आलम बाला की तरफ जाने का वक्त था। पता नहीं कैसे मेरी आई हुई टल गई। मैंने कपड़े झाड़ते हुए कहा, सच्ची बात यह थी कि अभी तक मुझे अपने कपड़े झाड़ने का भी ख्याल नहीं आया था। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी आई हुई कब तक चलती रहेगी? सेठ रमजान ने हमवार लहजे में पूछा, गोया किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है अभी तो मुझे यूं ही धोखा हो रहा है। जब सचमुच ऊपर से बुलावा आया होगा उस वक्त मौत का फरिश्ता बिल्कुल नहीं टलेगा, मैंने जवाब दिया। उस वक्त तक हम उसके डाइनिंग रूम में पहुंच चुके थे। शानदार डाइनिंग टेबल पर बर्तन सजे हुए थे। सेठ रमजान वाल क्लाक की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या ख्याल है, रात का खाना और नाश्ता इकट्ठा ही ना मंगवा लिया जाए? नहीं, उम्मीद पाई जाती है कि नाश्ता मैं एक हसीना के साथ करूंगा, मैंने जवाब दिया। उम्मीद है जिंदगी का आखिरी खाना भी तुम किसी हसीना के साथ ही खाओगे। उसने कुर्सी पर बैठते हुए मुझे घूरा, तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। मैंने फौरन कहा, उस हसीना ही ने खाने में जहर मिलाया होगा। उसने गोया मुझे खबरदार किया, कोई बात नहीं। मैंने बेपरवाही से कहा, हसीना सही मानों में हसीना हो तो उसके हाथों से जहर खाने से किस बेमुरव्वत को इनकार है? लड़की कोई उचक्की तो नहीं है ना? उसने पूछा। नहीं, उसका मसला रुपए पैसे का नहीं है। मेरा मतलब है वो कम अज कम मुझे मोटी आसामी समझकर माल तोड़ने के चक्कर में मुझसे नहीं मिली है। उसे किसी और किस्म की मदद की जरूरत है। इतने में हम खाना खा चुके थे। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसके लिए उसने तुम्हें रात के 3 बजे बुलाया है। सेठ रमजान ने तुफेमी अंदाज में सर हिलाया। अबे नहीं यार, मैंने मेज पर हाथ मारते हुए खालिस अवामी अंदाज में कहा, उसे किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है और मैंने उसे पहला तोहफा ये दिया है कि उसका अमानतन दिया हुआ पैकेट गंवा दिया है। उसका ख्याल था कि वो मेरे पास ज्यादा महफूज रहेगा। मालूम नहीं उसमें क्या था। उसने उसे अपनी जिंदगी की जमानत करा दिया था। सेठ रमजान ने मतानत से कहा, तुमने अच्छा किया
जो पहले ही दिन उसे सबक सिखा दिया। आइंदा वो तुम्हें इस किस्म के फजूल कामों की जहमत नहीं देगी और जिंदगी के रोमांटिक पहलुओं की तरफ ज्यादा तवज्जो देगी। मेरा तो तुम्हारे लिए सुनहरी मशवरा यही है कि हर लड़की पर पहली मुलाकात में ही वाजे कर दिया करो कि इश्क लड़ाने और ऐशो निशात से कुछ वक्त गुजारने के अलावा बाकी हर काम के लिए तुम सख्त नाअहल आदमी हो, वरना उन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं कि आदमी को किस किस काम पर लगा दे। मैंने अच्छे भले मुअज़्ज़ज़ आदमी को देखा था, वो अपनी पड़ोसन को दूध और दूसरा सोदा सेल्फ ला कर दिया करता था, उसके भांजे भतीजों के नैपकिन बदला करता था, और अफसोस की बात यह है कि वो उसकी महबूबा भी नहीं थी, सिर्फ मुतवक्का महबूबा थी। अच्छा, मजीद बकवास फिर कभी करते रहना। मैंने तुम्हें एक और काम भी बताया था। मैंने उठते हुए कहा। वो मेज की दराजों में हाथ मारकर एक की रिंग निकाल कर उसका मुआयना करने के बाद मेरे सामने फेंकते हुए बोला, मैं तुम्हें एक पुरानी टोयोटा दे रहा हूँ, फिलहाल कोई कीमती कार नहीं दूंगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं फेंक फांक कर आ जाओ। मेरे लिए इस वक्त ये भी रोल्स रॉयस से कम नहीं। इस वक्त तो मेरा काम गधा गाड़ी से भी चल जाता, बशर्ते कि वो कुछ तेज चलती। 3 बज चुके हैं, अब मैं चलता हूँ। वो उठकर मुझे बाहर तक छोड़ने आया। ड्राइवे के एक कोने में एक पुरानी टोयोटा खड़ी थी। ये गनीमत था कि उसकी बैटरी डाउन नहीं थी और गाड़ी भी कुछ ऐसी गई गुजरी नहीं थी। मैं सेठ रमजान को शब बखैर कहकर आंधी तूफान की तरह क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गया। निशानियों की मदद से मुझे मालब्रो टावर्स को तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो बंगलों और फ्लैटों के दरमियान ज्यादा गुंजान बलाकों से अलग थलग सी नो तामीर शुदा इमारत थी। शायद उसके तमाम फ्लैट अभी आबाद भी नहीं हुए थे। वहां चौकीदार की मौजूदगी के आसार तो थे, लेकिन वो इस वक्त न जाने कहाँ था। गेट मकफिल था, लेकिन फरहीन की दी हुई चाबी जो खुशकिस्मती से बच गई थी और अभी तक जेब के एक कोने में पड़ी थी, गेट का ताला खोलने में काम आई। वो एक खूबसूरत और सलीके से तामीर शुदा इमारत थी। नंबरों और रोशनियों वगैरह के जरिए हर फ्लैट और दीगर जगहों की तरफ रहनुमाई का इंतजाम था। उसका फ्लैट तीसरी मंजिल पर वाक़ था। मैंने फ्लैट पर पहुंचकर बेल दी, कोई जवाब न आया। उसका मतलब था फरहीन अभी तक नहीं पहुंची थी। मुझे कदरे मायूसी हुई। इंतजार करना मेरे लिए एक मुश्किल काम था, लेकिन अब उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने एक बार फिर फरहीन की दी हुई चाबी इस्तेमाल की और अंदर जा पहुंचा। वाल टू वाल कारपेट के साथ वो बेहतरीन तरीके से आरास्ता एक बड़ा अपार्टमेंट था। मेरा इरादा ड्राइंग रूम में बैठकर फरहीन का इंतजार करने का था, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले पूरे अपार्टमेंट को एक नजर देख लेना चाहिए। मैं ड्राइंग रूम में झांकता हुआ लाउंज से गुजरकर पहले बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। अपार्टमेंट पूरी तरह मुकम्मल था। मैंने आगे बढ़कर दूसरे बेडरूम का दरवाजा खोलकर झांका तो डबल बेड पर सुर्ख कंबल लपेटे फरहीन लेटी नजर आई। मुझे उसको देखते ही अंदाजा हो गया था कि वो फरहीन थी, हालांकि उसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ था। मैंने उसे पैरों से पहचाना। उसका सफेद मरमरी पांव कंबल से निकले हुए थे। मुझे यकीन था कि वो खूबसूरत पांव फरहीन ही के थे। करीब ही बेड लैंप रोशन था। फरहीन का एक हाथ भी कंबल से निकला हुआ था। शायद वो थकी हारी आकर बेड पर गिरते ही सो गई थी। कालबेल इतनी बददम और मुतनन्नम थी कि गहरी नींद सोया हुआ इंसान उसकी आवाज पर मुश्किल ही से बेदार हो सकता था। मैंने इत्मीनान की सांस ली। मुझे इसके इंतजार में अहमको की तरह तनहा उस अपार्टमेंट में बैठना नहीं पड़ा था। मैंने अपनी दानिश में शरारत के तौर पर चाबी की नोक आहिस्तगी से उसके तलवों पर फिराई। मैंने 3-4 मरतबा यह अमल दोहराया। अगर वो गहरी नींद में थी तब भी उसे थोड़ा बहुत कसमसाना चाहिए था, मगर उसके वजूद में तो जरा सी जुम्बश भी नहीं हुई थी। अचानक मेरे जिस्म में सर्द सी लहर तोड़ गई। मैंने आगे बढ़कर आहिस्तगी से उसके चेहरे से कंबल हटाया। एक खूबसूरत चेहरे के नीचे एक हंसता हुआ बदसूरत जख्म मेरा मुंतजिर था। मैं उसे हंसता हुआ जख्म इसलिए कह सकता था, फरहीन का गला एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था और जख्म किसी बड़े से दरवाजे की तरह खुला हुआ था। मैं एक हाथ से कंबल बुलंद किए चंद लम्हे के लिए साख्त होकर रह गया था। अब मुझे मालूम हुआ कि उसके पांव क्यों कुछ ज्यादा ही सफेद नजर आ रहे थे। उसका चेहरा भी कुछ ऐसा ही सफेद नजर आ रहा था। अब दर हकीकत उसे खूबसूरत भी नहीं कहा जा सकता था। उसकी आंखें डरावने अंदाज में खुली की खुली रह गई थी। होंठ नींबा थे। अब ना तो उन पर लिपस्टिक थी और ना ही जिंदगी का फितरी रसीलापन। अब उन होंठों के अक्फ से झांकते हुए दांत भी भयानक मालूम हो रहे थे। जिंदगी उसके वजूद से रुखसत हुई थी तो शायद सारी खूबसूरती भी अपने साथ ले गई थी। जिंदगी ही दर हकीकत खूबसूरती है और खूबसूरत जिंदगी की अलामत है, बशर्ते के रगों के अंदर ही मुकय्यद रहे। बहता खून तो मौत के सिवा कुछ नहीं, और उसका खून उस हंसते जख्म से निकल कर दबेज मैट्रेस में जज्ब हो चुका था। खून की एक मोटी तह अभी बिस्तर की चादर पर मौजूद थी। साइड लैंप की रोशनी में खून की ये मोटी सी तह सुर्ख पेंट की तरह चमक रही थी। उसके खूबसूरत बाल कुछ उस तरह उलझे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह मुट्ठी में जकड़ा था और उसका एक हाथ अकड़ी हुई सी हालत में सीने पर टिका हुआ था। उदासी की एक अजीब सी लहर गोया मेरी आंखों के रास्ते रूह में उतर गई। मैंने कंबल से दोबारा उसके चेहरे को ढांप दिया, शायद इसलिए कि यह मंजर मेरे लाशऊर में न बैठ जाए, या फिर शायद इसलिए कि मैं उससे आंख नहीं मिला सकता था। हालांकि उसकी आंखें जिंदगी से खाली थी। मैं उसके करीब ही एक काउच पर बैठ गया
और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मेरा जहन शल हुआ जा रहा था, लेकिन मैं बहुत कुछ सोचना चाहता था। बहुत से सवालात मुझे डस रहे थे। क्या मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार था? क्या वो सिर्फ इसलिए मारी गई कि मैं उसका दिया हुआ पैकेट खो चुका था? उसने कहा था कि वो पैकेट उसकी जिंदगी की जमानत था। जब तक पैकेट मेरे पास महफूज था, उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद मैं उसी नतीजे पर पहुंचा कि उसकी मौत की वजह महज ये नहीं हो सकती थी कि पैकेट मेरे हाथ से चला गया था। अभी तक तो शायद किसी को मालूम नहीं था कि वो पैकेट मेरे हाथ में था या चला गया था। अगर ये मालूम भी होता तो ये मालूम नहीं हो सकता था कि पैकेट मेरे हाथ से जा चुका था। मैंने वो पैकेट किसी के हवाले नहीं किया था, किसी ने मुझसे छीना नहीं था। मैंने वो कार की सीट में छुपाया था, किसी को उसके बारे में इल्म नहीं था और किसी ने मुझसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया था। मेरे सामने एक अहम सवाल ये भी था कि मुझे क्या करना चाहिए। काफी देर की सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे कम अज कम इस वाक़े की इत्तला तो पुलिस को दे देनी चाहिए थी। अगर मैं आम और बेवसीला शहरी होता तो ज्यादा इम्कान ये भी हो सकता था कि मुझे ही फरहीन के कत्ल के शुबे में धर लेती, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। लाहौर में ही नहीं, कराची में भी 2-4 अच्छे और आला पुलिस अफसर मेरे शनासा थे। पीर सेठ रमजान के बहुत से कारामद राब्ते भी थे। शफी शाह ने भी यहाँ मुख्तलिफ शोबे में काम के लोगों तक रसाई रखी थी। और फिर अब तो नफीस साहब मुझे टीसी साहब के फ़ोन नंबर देकर गए थे, जिनके बारे में मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो बहुत ऊंचे और बहुत काम के आदमी थे। मैं कुछ देर सोचता रहा कि उनमें से किसे तकलीफ दी जाए। वो शुराफा के आराम का वक्त था। पहले तो मैंने फैसला किया कि खुद को ही तकलीफ दी जाए और अपने ही ज़राए को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर मैंने खुद ही अपना फैसला बदल दिया और सोचा कि टीसी साहब को तकलीफ देकर देखना चाहिए कि वो किस हद तक काम के आदमी थे। अपार्टमेंट में टेलीफोन मौजूद था। उस वक्त ऐसे किसी आदमी को फ़ोन करना खासी बेहूदगी की बात थी, लेकिन ऐसे ही औकात में सही अंदाजा भी हो सकता था कि उस किस्म की किसी शख्सियत पर हमारा किस हद तक असर रसूख था। चंद लम्हे की हिचकिचाहट के बाद आखिरकार मैंने उनका नंबर घुमा ही दिया। वो टीसी साहब का प्राइवेट नंबर था। हैरतअंगेज तौर पर दूसरी तरफ 2 घंटे के बाद ही फोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज भारी और गूंजीली जरूर थी, लेकिन गनूदगी ज़्यादा हरगिज़ नहीं थी। वो खुद चिश्ती साहब ही थे। मैंने अपना तारुफ करवाया तो किसी हद तक गर्मजोशी से बोले, हाँ नफीस साहब ने आपका गायबाना तारुफ करवाया था। मैंने बेवक्त जहमत देने की मुआज़रत की तो वो बोले, मैं सो नहीं रहा था। हालात कुछ ऐसे हैं कि अक्सर सोने का मौका दिन में ही मिलता है। अब फरमाइए मसला क्या है। वो समझ गए थे कि रात के पिछले पहर मैंने किसी मसले ही के सिलसिले में फ़ोन किया होगा। मैंने इख्तिसार से उन्हें सूरत हाल समझाई और कहा, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहाँ जो भी पुलिस अफसर आए वो फरहीन के कत्ल के शुबे में मुझ पर ही हाथ डालने और कोई स्कैंडल बनाने की कोशिश न करे, बल्कि समझदारी से तफ्तीश करे। ये कोई संगीन मामला मालूम होता है। मुमकिन है कोई लंबा चक्कर ही निकल आए, और ये भी मुमकिन है कि ये कोई छोटा चक्कर हो लेकिन किसी दूसरे बड़े चक्कर में गड़बड़ हो। ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मामले को सही तरह हैंडल किया जाएगा। वो किसी खास जोशो खरोश या तशवीश के बगैर बोले, इस मामले का अगर कासिम बिजली के मामलात से गहरा ताल्लुक निकल आया तो फिर मुझे खुद भी इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कासिम बिजली के बारे में अब फेडरल गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी से छानबीन कर रही है। मैं इलाके के एसपी को फ़ोन कर देता हूँ। अगर वो खुद जाए वकूआ पर आया तब भी, और अगर उसने रूटीन के मुताबिक किसी को भेजा तब भी, आपको कोई जहमत नहीं होगी। बस आप तमाम तफसीलात बिल्कुल सच सच उसे बता दीजिएगा। चिश्ती साहब, मैं तो हर वक्त सच बोलने के लिए तैयार रहता हूँ, बशर्ते कि सच का कोई कदरदान मिले। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, आपको मायूसी नहीं होगी। वो खुशगवार लहजे में बोले, मुझे उस जगह का फ़ोन नंबर और एड्रेस बता दीजिए जहाँ से आप बोल रहे हैं। मैंने एड्रेस और फ़ोन नंबर उन्हें बता दिया। उन्होंने शब बखैर कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। रिसीवर रखने के बाद कुछ देर में साथ बैठा रहा, उस सुर्ख कंबल को घूरता रहा जिसके नीचे एक जिंदगी मौत की आगोश में सो चुकी थी। मैं फरहीन को अपनी आंखों से मुर्दा देख चुका था, उसके बारे में चिश्ती साहब से बात कर चुका था, लेकिन अब भी जैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो हंसता मुस्कुराता गुलाब सा पहकर मौत के बदसूरत बेरहम और सपाक पंजों में मसला जा चुका था। मैं गोया अपने आप को यकीन दिलाने के लिए एक बार फिर कंबल का कोना उठाकर उसका चेहरा देखने लगा। वो बेनूर आंखें मेरी आमद में ताखीर पर गोया मुझे इल्जाम दे रही थी और मेरी ही जानिब निगरान थी। मैंने आहिस्तगी से उन्हें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बंद न हुई। नीम पा रही। उसका चेहरा बर्फ की तरह सर्द था, वही चेहरा जिसकी हरारतों और नज़ाकतों को आज ही की शब मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया था। आज की शब जो अभी बीती नहीं थी, जिसे अभी सूरज का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ था। कंबल मुझे बहुत वजनी और अपना हाथ बहुत कमज़ोर महसूस होने लगा। मैंने कंबल छोड़ दिया और एक बार फिर थके थके अंदाज में कुर्सी पर ढेर हो गया। फरहीन की और बिस्तर की हालत बताती थी कि उसने ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं की थी। शायद ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी उसे यकीन नहीं था कि उसे कत्ल किया जा रहा था। उसके जिस्म पर नाइट गाउन था, यानी घर आने के बाद वो लिबास तब्दील कर चुकी थी। अपार्टमेंट में ज़बरदस्ती किसी के दाखिल होने के आसार नहीं थे। उसके कातिल ने जब उसे मौत की नींद सुलाने का फैसला किया, उस वक्त वो गालिबन बेड पर ही तरह थी। उन बातों से कुछ अब लगता था
कि कातिल उसका जानने वाला ही था और शायद वो उससे कोई खास खतरा महसूस नहीं कर रही थी। शायद कोई दोस्त ही दुश्मन जान साबित हुआ था। मुझे अब भी पुलिस का इंतजार करना था, यानी मेरे पास कुछ वक्त था। हाथ पर हाथ धर कर बैठना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने सोचा इस वक्त को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस तो तफ्तीश करती ही रहेगी, लेकिन मुझे भी अपने तौर पर एक बार गौर से हर चीज का जायजा लेना चाहिए। शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। मैंने सुराग रसानी की जो अंग्रेजी और उर्दू लातादाद कहानियां नौजवानी में पढ़ी थी, शायद मेरे किसी काम आ सके। चुनाचे मैंने एक हाथ पर रुमाल लपेट कर नहायत एहतियात से एक सिरे से अपार्टमेंट की तलाशी लेना शुरू की और एक एक चीज को उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। लेकिन शायद मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था जितने कहानियों के सुराग रोसान होते थे। मुझे वहां कोई सुराग नहीं मिला, या फिर शायद कोई सुराग वहां मौजूद रहा हो, लेकिन मैं उसे समझने से कासिर रहा हूँ। उस अपार्टमेंट में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन आसार बता रहे थे कि फरहीन बाकी उसमें आज ही मुंतकिल हुई थी। उसने अपने 3 सूटकेसों में से सिर्फ एक सूटकेस और एक बैग खोला था। उनमें से भी पूरे मलबूसात और दूसरी चीजें उसने वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल वगैरह पर मुंतकिल नहीं की थी। मैंने अपने कुछ पुराने फनून को काम में लाते हुए उसके मकफिल सूटकेसों को भी खोल कर देखा, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नजर न आई जिसे मैं सुराग कह सकता। थक हार कर मैंने अपनी कोशिशें तर्क कर दी। एक अंदेशा मुझे ये भी था कि मेरी इन अजीम सुरागसाना कार्रवाइयों के दौरान ही पुलिस मेरे सर पर नान पहुंचे। मुझे पहले ही अपने आप को गैर मशकूक साबित करने के लिए सिफारिशों की जरूरत पड़ रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि तकरीबन सर बुरीदा लाश के सराहने मेरी मौजूदगी के साथ साथ मेरा उस तरह हर चीज को खंगालते फिरना पुलिस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और मेरी तमाम तर जोरदार सिफारिश के बावजूद वो मुझे शक की नजर से देखने पर मजबूर हो जाए। ये सोचकर मैं हर चीज को पहली सी हालत में छोड़कर वापस काउच पर जा बैठा और अगले चंद लम्हों ने साबित कर दिया कि मैंने ये फैसला बर वक्त ही किया था, क्योंकि चंद लम्हे बाद ही काल बेल बज उठी। मैंने उठकर राहदारी में जाकर दरवाजा खोला। मेरे सामने एक दराज का स्मार्ट नौजवान और वजीहा पुलिस ऑफिसर खड़ा था। हमारी पुलिस में ऐसे ऑफिसर कम ही देखने में आते थे। ओहदे के लिहाज से वो सिर्फ इंस्पेक्टर था, लेकिन उसकी शख्सियत में खुद एतमादी किसी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर से भी ज्यादा थी। हम दोनों चंद लम्हे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े रहे। फिर उसकी बारों मूंछों के नीचे धीरे धीरे मुस्कुराहट तलू हुई और वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे से अपना तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, मिस्टर अफजल चौधरी। बेशक। मैंने उसके मजबूत हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है इंस्पेक्टर रहीम कुल। ये दुरुस्त था कि हम दोनों ही को एक दूसरे को यहाँ देखकर खासा जोरदार झटका लगा था, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी हैरत छुपा रहे थे। वो अंदर आते हुए अंग्रेजी में बोला, दुनिया कितनी छोटी है, कितनी जल्द इंसानों का एक दूसरे से कहीं ना कहीं दोबारा सामना होता है। अंग्रेजी बोलना कोई फख्र की बात नहीं थी, फिर भी अपने पुलिस वाले को इतनी साफ सुथरी अंग्रेजी बोलते देखकर कम अज कम मुझे खुशगवार हैरत हुई। उसके पीछे एक SI, एक ASI, हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, गर्जे के तकरीबन पूरा थाना ही चलाया था। हालांकि रहीम गुल सबसे आगे था, मगर वो कुछ उस तरह बेपरवाही से अंदर चला रहा था जैसे किसी दोस्त से मिलने उसके घर आया हो, लेकिन उसके मातहत उस तरह राइफलें संभाले चारों तरफ देखते आ रहे थे जैसे उन्हें फ्लैट में घुसते ही घुमसान कर रन पड़ने की तवक्को रही हो। रहीम गुल बज़ाहिर बेपरवाही से चला रहा था, लेकिन उसकी अकाबी नजरें बड़ी महारत से चारों तरफ का जायजा ले रही थी। मैंने उसकी रहनुमाई नहीं की, लेकिन वो खुद ही इधर उधर झांकता सीधा उसी बेडरूम में जाकर रुका जहां लाश पड़ी थी। उसके आदमियों ने चारों तरफ यूं पोजीशनें संभालनी जैसे मैं या कोई और वहां से फरार होने की कोशिश करेगा। हत्ता कि एक सिपाही बालकोनी में भी जा खड़ा हुआ था कि कहीं कोई वहां से 3 मंजिल नीचे छलांग न लगा दे। रहीम गुल ने लाश की तरफ कतन कोई तवज्जो नहीं थी। उसकी तमाम तर तवज्जो उस वक्त शायद मेरी तरफ थी। वो एक बार फिर गोया नए जाविया नजर से मेरा सरतापा जायजा लेते बोला, अजीब बात है मिस्टर अफजल चौधरी, मैं जब भी आपसे मुलाकात होती है कुछ पुरअसरार से हालात में होती है। एक बार आपसे मुलाकात हुई तो आप यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक नहायत खूबसूरत और साहिरा सिफ्त जागीरदारनी की जमीनों पर घोड़े सुधाने वाले एक मामूली कारिंदे थे। आज जब से मुलाकात हुई है तो मुझे बहुत ऊपर से बताया गया है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े सेठ हैं। वो मेरी आंखों में झांक रहा था, शायद कोई झूठ तलाश कर रहा था। मैं नहायत सादगी और इंकिसारी से कहा, बस अल्लाह की देन है, कभी कभी इंसान यूं ही बैठे बिठाए अचानक तरक्की कर जाता है। उसकी नजर मेरे चेहरे पर गड़ी रही और उसके चेहरे पर वही सर्द महरी सी तारी रही। ये मजाक का मौका नहीं है चौधरी साहब, हमें एक लाश के सराहने खड़े होकर मजाक नहीं करना चाहिए। लाशें देखना आपके लिए तो मामूलात में शामिल होगा इंस्पेक्टर रहीम गुल, आप तो महज रस्म संजीदगी इख्तियार करते होंगे, लेकिन इस लाश ने मेरे दिल पर इससे भी बड़ा जख्म लगाया है जितना इसके अपने गले पर मौजूद है। आप जिस बात को मजाक कर रहे हैं वो मैंने मजाक के तौर पर नहीं जल कर की है, क्योंकि आपने आते ही गैर मुतल्लिका बातें शुरू कर दी हैं जो शायद आपकी आदत है या फिर शायद आप मुझ पर रोक डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भला आप पर रोब कैसे डाल सकता हूँ? वो तल्खी से मुस्कुराया, मुझे तो बहुत ऊपर से बतौर खास हदायत मिली हैं कि मैं आप पर रोब डालने की कोशिश न करूँ, अपनी हदूद में रहूँ। जो कुछ आप
इरशाद फरमाएं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लूं। ईमानदारी से बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने मुलायमा से क्या हर दयानतदार, शरीफ और सच बोलने वाले शहरी के सामने हर पुलिस ऑफिसर को ऐसा ही नहीं करना चाहिए? पुलिस ऑफिसर के लिए पहले ये यकीन करना जरूरी है कि उसके सामने एक दयानतदार, शरीफ और सच बोलने वाला शहरी मौजूद है। वो बिला तामुल बोला, अगर आपको बहुत ऊपर से मेरे बारे में कुछ हदायत मिली हैं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि उनका कोई पस मंजर तो जरूर होगा, उनको मेरे बारे में कोई इत्मीनान तो होगा। मैंने कहा, यहाँ तो किसी छोटे से अफसर को किसी बात पर कायल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर बहुत ऊपर वाले किसी की दयानतदारी, शराफत और सच्चाई के कायल हैं तो उसका मतलब है कि उस बेचारे ने बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां दी होंगी। वो गोया मेरी दलील से लाजवाब होकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो ये सब बातें किसी दिली परखाज के तहत नहीं बल्कि एक दयानतदार और खरे ऑफिसर की हैसियत से खुद को मुतमईन करने के लिए कर रहा था, वरना वो मेरी फितरत और असलियत को अच्छी तरह जान चुका था। हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और कदर थी, लेकिन दोनों ही उसका एतराफ नहीं करते थे और एक दूसरे के सामने जरा कड़क रहते थे। वो खामोश रहा तो मैंने जरा मुलायमा से कहा, तुम्हारा यहाँ नजर आना भी तो खासा तअज्जुब अंगेज है। तुम जरताज नगर के आसपास ही अंदरून सिंध के किसी इलाके में हुआ करते थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम पर क्या गुजरी? मेरे दोस्ताना लहजे से उसके चेहरे पर सरदमैरी और दृष्टि कदरे कम हुई और वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने खुद अपना तबादला यहाँ करवा लिया है। मैंने सोचा देहातों की तो बहुत खाक फांक ली, अब जरा बड़े शहर के पोश और फैशनेबल इलाके की चमक धमक भी देख ली जाए। मगर मैंने तुम्हारे बारे में इधर उधर से जो बातें सुनी थी उनसे तो कुछ ऐसा मालूम होता था जैसे तुम्हें दही जिंदगी से प्यार है और तुम वहाँ के सादा लूम अफलूकुल हाल लोगों को डाकुओं, बदनीयत वडेरों और फरहौन सिफ्त पुलिस ऑफिसरों वगैरह के जबर से बचाने की कोशिश में इधर उधर मारे मारे फिरते रहते थे। उसकी मुस्कुराहट जरा वादे हो गई। सीधे साधे देहाती से और देहात की मिट्टी से मेरा वो लगाव, वो इश्क बरकरार है, वो तो नहीं खत्म हुआ। जिंदगी के रास्ते आर्जी तौर पर बदलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। देहात से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, मैं किसी भी वक्त वहाँ जा सकता हूँ। तो फिर तुम्हारे यहाँ आने की वजह इतनी सरसरी नहीं हो सकती जितनी तुम बयान कर रहे हो। मैंने वसूख से कहा, लेकिन मेरा तुम्हारा ताल्लुक ऐसा नहीं है कि मैं असल वजह जानने पर इसरार कर सकूं। कफीफ सी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए गोया उसके होंठों पर मंजमंद होकर रह गई। उसे शायद मुझसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभलते हुए बोला, तुम्हें तो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए था, शुक्र है मैं नहीं हूँ। ये महकमे के हक में भी अच्छा हुआ और मेरे हक में भी। बहरहाल मुनासिब वक्त आने पर मैं तुम्हें असल वजह बता दूंगा। वो कमरे का जायजा लेते हुए बोला, ये तो खासा सियासी बयान हुआ। मैंने कहा, आमतौर पर लीडर इरशाद फरमाया करते हैं कि मुनासिब वक्त आने पर मैं तमाम हकायक कौम के सामने रख दूंगा। ये फैसला भी उनको खुद ही करना होता है कि मुनासिब वक्त कौन सा होगा। खैर ये बातें तो फिर कभी होती रहेंगी, फिलहाल तुम इस काम पर ध्यान दो जिसके लिए आए हो। उसने कंबल उठाकर आहिस्तगी से एक तरफ रख दिया और खामोशी से लाश का सरतापा मुआयना किया। चंद सेकंड में ही उसने मुआयना खत्म कर लिया और अपनी डायरी में कुछ नोट करते हुए खुद कलामी किसी अंदाज में बोला, मुजरमाना हमले, तशद्दुद या ज़्यादा मुज़ाहमत की कोई निशानी नहीं है। लगता है कातिल मकतूला का जानने वाला था। मैं खामोश रहा, ये इम्कान मेरे जहन में भी आ चुका था। वो मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, जब तुम यहाँ पहुंचे तो लाश उसी हालत में थी। ये सवाल से ज्यादा महज एक बयान था। मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम एक समझदार आदमी हो, तुमने यकीनन किसी चीज को हाथ नहीं लगाया होगा। उसने तस्दीक चाही। हरगिज नहीं, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला। तुम्हें यकीनन जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि ये किसका काम हो सकता है। उसने गोया सिर्फ रस्मी कार्रवाई पूरी करने के लिए पूछा। अगर मुझे अंदाजा होता या मेरे पास बारीक बीनी से तफ्तीश करने का वक्त होता तो शायद तुम्हें यहाँ आने की जहमत न करनी पड़ती। मैंने कहा, मुझे अंदाजा है। उसने तो फहमी अंदाज में सर हिलाया कि अगर तुम्हें मालूम होता ये कत्ल किसने किया है तो तुम खुद जाकर कातिल का सर तन से जुदा कर देती। तुम्हें यही बड़ी खराबी है कि तुम कानून हाथ में लेने और अपना ही एक छोटा सा निजाम इंसाफ कायम करने की कोशिश करते हो। और तुम्हारे महकमे में सबसे बड़ी खराबी यही है कि बदमाश, डाकू, दहशतगर्द कानून को हाथ में लिए रहें तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक शरीफ आदमी किसी नेक मकसद के लिए भी कानून को हाथ में लेने लगे तो तुम लोग फौरन जाकर बड़ी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेते हो। मैंने कहा, मैं अकेला और कमजोर आदमी हूँ। पुलिस का महकमा बहुत बड़ा है, सारे महकमे के अमाल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बहरहाल कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ता रहूंगा, खा कोई मुझे पागल समझे। वो मजबूत लहजे में बोला। उसने अपने आदमी को इशारा किया और उन्होंने अपने तरीकाकार के मुताबिक तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। उसके साथ फिंगरप्रिंट्स लेने वाले 2 आदमी भी मौजूद थे। पूरे अपार्टमेंट की तलाशी और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेने का काम शुरू हो चुका था। इंस्पेक्टर रहीम गुल मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, मुझे फोन पर हालात बताए गए हैं, लेकिन तुम जो कुछ जानते हो वो भी मुझे खुलकर बता दो। इस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? अभी कोई ताल्लुक इस्तवार होने की नौबत नहीं आई थी, मैंने ताज्जुब से कहा, और जो कुछ भी मुझे मालूम था वो उसे बता दिया। बहुत खूब, उसने सर हिलाया। ये तो अच्छी खासी जासूसी कहानी है। मेरा ख्याल है तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ न कुछ अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला तो पूरी दुनिया में हर जगह हर वक्त चलता ही रहता है। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं उनमें से बाज़ मकामात पर जा पहुँचता हूँ
और उन वाकयात में मुलव्वस हो जाता हूँ। चैन से टिक कर मुंह छुपा कर अपने घर में नहीं बैठता, बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो मेरा कोई घर ही नहीं है। जब घर था तब भी मेरा ज्यादा वक्त आवारा गर्दी में ही गुजरता था। मैं शायद फितरतन आवारा गर्द वाक़ हुआ हूँ। इस सारे सिलसिले में उस पैकेट की बड़ी अहमियत है, और वो तुम उस गाड़ी में रखकर हाथ से गंवा चुके हो। वो कुछ सोचते हुए बोला। मैं तुमसे उसी के बारे में बात करना चाहता था। मैंने कहा, मुझे उस पैकेट के हाथ आने की उम्मीद है। वो गाड़ी चोरी की थी, मुझे यकीन है वो जल्द या बदेर उसे कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। खुशकिस्मती से मुझे उसका नंबर याद है, उसका कलर, मेक और मॉडल वगैरह भी मैंने तवज्जो से देखा था। तुम उसके बारे में रेडियो पर पैगाम नशर करवा दो। जो ही उसके बारे में कोई इतला आए, मैं और तुम खुद जाकर या भरोसे के किसी ईमानदार आदमी को भेजकर सीट के उस मखसूस हिस्से में पैकेट को तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद वो अभी तक वहीं महफूज होगा। उसने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर इस बात में सारी लातू एक ASI को बुलाया। मैंने गाड़ी के बारे में उसे तफसीलात बताई और वो उन्हें एक कागज पर नोट करके अपनी गाड़ी के रेडियो से पैगाम नशर करवाने के लिए नीचे चला गया। रहीम गुल बोला, मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे अपने थाने में एक बड़ा तजुर्बेकार महतात मिल गया है, और मेरी उससे भी ज्यादा खुशकिस्मती ये है कि वो मुझे पसंद भी करता है। वरना पुलिस के महकमे में एक बड़ी दुश्वारी ये भी है कि अमूमन ज्यादा दयानतदार और डट कर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर को उनके अपने साथी भी ज्यादा पसंद नहीं करते। मेरा वो सीनियर मातहत अक्सर मामलात में बड़ी मदद करता है। कराची के शुरफा और जराइम पेशा दोनों ही किस्म के तबकात के बारे में उसकी बड़ी मालूमात हैं। मैं उसे बुलाता हूँ, तुम उसे इन दोनों आदमियों के हुलिये और दूसरी तफसीलात बताओ, शायद वो उनके बारे में हमें कुछ बता सके। तुम जैसे आदमियों को भी हर जगह अपने मतलब का कोई ना कोई आदमी मिल ही जाता है। मैंने कदरे हैरत से कहा। उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया जिसका मफहूम था कि जहाँ ख्वाहिश मौजूद हो वहाँ कोई ना कोई रास्ता ही निकल आता है। फिर उसने एक कांस्टेबल को हुक्म दिया, अकरम साहब को बुलाओ। मैं और रहीम गुल उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे, बाकी लोग दूसरे कमरों में मसरूफ थे। चलने में बाद सांवला सा म्याना कद और अधेड़ उम्र एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नाक पर नजर की ऐनक टिकी हुई थी, चेहरे से गहरी संजीदगी आयां थी। अगर वो पुलिस के वर्दी में ना होता तो हरगिज पुलिस का आदमी मालूम ना होता, किसी निजी दफ्तर का शरीफ और हलीम तबा किस्म का क्लर्क मालूम होता। ये सब इंस्पेक्टर अकरम साहब हैं। रहीम गुल ने मुझसे उसका तारुफ करवाया। उसने अपने मातहत के नाम के साथ साहब का इजाफा करके उसकी इज्जत बढ़ाई थी। उससे उसकी अपनी इज्जत मेरे दिल में कुछ और बढ़ गई थी। मैंने अकरम को तोते और तोंद का हुलिया और उनकी हरकत व सकनात, अंदाज, गुफ्तगू वगैरह के बारे में हर बात तफसील से बताई, और ये भी बताया कि तोंद ने तोते को कई बार नूजी कहकर मुखातिब किया था। अकरम ने नहायत तवज्जो और इन्हिमाक से मेरी बात सुनी। फिर इस बात में सारी लातू बोला, तोंद वाले के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। बहरहाल अब तक उसकी लाश उठाई जा चुकी होगी, उसके बारे में तहकीकात हो जाएंगी। अलबत्ता दूसरे के बारे में मुझे यकीन हो गया है कि वो नादर था, जो अपने साथियों और जराइम पेशा हलकों में नूजी के नाम से जाना जाता है। उस नूजी का कुछ हदूद अरबा? रहीम गुल ने पूछा। किसी जमाने में एक बहुत बड़े ज्वेलर का खास मुलाजिम था, बदयांती के इल्जाम में निकाला गया था। उसके बाद तेजी से तरक्की करता चला गया। अकरम ने बताया, बहुत से बदयांतों ने हमारे यहाँ बड़ी तरक्की की है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए रुकमा दिया। जी हाँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन इस वक्त मेरी मुराद दूसरी किस्म की तरक्की से है। अकरम बोला, नूजी बहुत बड़ा बदमाश, डाकू और दहशतगर्द बन चुका है, उसके बावजूद आज़ाद फिर रहा है। मैंने हैरत और तामुल से कहा, जी हाँ। अकरम ने ऐनक के अक्स से गहरी नजर से मेरी तरफ देखा। और इस सिलसिले में सिर्फ पुलिस को कोसने मत बैठ जाइएगा। पुलिस भी कसूरवार है, लेकिन इस सोसाइटी के जिम्मा भी कुछ जिम्मेदारियां खुद सोसाइटी पर आयद होती हैं। हर कोई बदमाश और दहशतगर्द ने किसी न किसी पार्टी में पनाह ले रखी है। हमारी आवाम बड़े जोश व खरोश और मोहब्बत से वोट देकर असम्बलियों में उन्हें भेजती है, जहां वो उछल उछल कर सीना तान कर एक दूसरे को नोच घसोट कर बताते रहते हैं कि उन्हें आवाम का कितना हक हासिल है। इस एतमाद को ढाल बनाकर वो मुल्क की हर चीज को तबाह व बर्बाद करते रहते हैं। दूसरी तरफ मसला ये है कि हम जान हथेली पर रखकर खून पसीना एक करके खतरनाक मुजरमों को अदालतों में पेश करवा देते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? अदालतें गवाह मांगती हैं, अपनी आंखों के सामने कत्लो गारत होते डाके पड़ते देखते रहते हैं। मुजरमों को पहचानते हैं, मगर कौन उनके खिलाफ अदालत चाहकर गवाही देता है? आप भी अपनी जगह सही कह रहे हैं भाई, और अवाम भी अपनी जगह सही है। उन्हें मालूम है उन्होंने गवाही दी तो उनका क्या हशर होगा। उन्हें तहफ्फुज देने वाला भी तो कोई नहीं है। अवाम को आज तक किसी तरफ से तहफ्फुज का एहसास नहीं हुआ। बदमाश सबसे ज्यादा मुनज्जम है, शुरफा सबसे ज्यादा गैर मुनज्जम है। मैंने गहरी सांस ली। खैर ये तो लंबी बहस है। आप नादर उर्फ नोजी के बारे में बता रहे थे, क्या वो कभी पकड़ा गया? कई मरतबा। अकरम ने बताया, हर बार अदम सबूत की बिना पर बरी हो गया। शातिर किस्म के वकीलों के कंधे से कंधा जोड़कर मुस्कुराता हुआ अदालत से रुखसत हो गया। हम जैसे पुलिस वाले तो आजकल बस ड्यूटी निभा रहे हैं, यही बड़ा गनीमत है चौधरी साहब। हम लोग तो दिल शिकस्ता हो गए हैं, अपने आप से शर्मिंदा हैं। आजकल सिर्फ बेईमान लोग मजे में हैं। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने अकरम से पूछा, आपको अंदाजा नहीं कि नादर उर्फ नोजी कहाँ मिल सकता है, या कहाँ से उसका कोई सुराग हाथ आ सकता है?
नहीं, अकरम ने मायूसी से नफी में सर हिलाया। मुख्तलिफ थानों में अदालतों के कागजात के अंबार में उसके 20 पते दर्ज हैं, मगर वो सब के सब गलत और फर्जी होंगे। उसका कोई भी सही पता, उसका कोई सुराग मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अभी हम तीनों खामोश हुए ही थे कि कांस्टेबल एक दराज कद और खुशपोश शख्स को साथ लिए अंदर आ गया। वो तकरीबन 35 की उम्र का एक खुश शक्ल शख्स था, सूट में था और माल आजमात के था, यानी सर पर फ्लैट हेड था। लगता था कि वो रात के इस पहर बड़े एहतमाम से घर से निकला था। वो मुतजस्सिस अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर रहीम गुल की तरफ देखकर बोला, खैरियत तो है, यहाँ क्या हुआ है? जहाँ पुलिस मौजूद हो वहाँ खैरियत जरा कम ही होती है। रहीम गुल बोला, आपकी तारीफ, आप मुझे नहीं जानते? नवार ने कुछ इस तरह पूछा जैसे उसे रहीम गुल के सवाल से दिली सदमा पहुंचा हो। अगर मैं आपको जानता होता तो मुझे आपसे ये सवाल करने की जरूरत हरगिज ना पेश आती कि आप कौन हैं। इंस्पेक्टर रहीम गुल चुपते हुए लहजे में बोला, मुझे इसलिए जरा हैरत हो रही है कि इस शहर के अक्सर पुलिस अफरान मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। खुशपोश अजनबी कदरे शातराना लहजे में बोला, क्यों क्या आप इश्तिहारी मुजरिम हैं? रहीम गुल ने मुलायमत से पूछा। नवार गोया जबरदस्ती हंसा, लेकिन उसकी हंसी तकरीबन बेआवाज सी थी, जैसे साइलेंसर लगाकर हंस रहा। फिर वो अपना फ्लैट हेड दुरुस्त करते हुए गहरी नजर से रहीम गुल की तरफ देखकर बोला, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप, वरना पुलिस वालों में भला हिस्से मजाक कहाँ होती है। मेरा ख्याल है आप यहाँ नए आए हैं, वरना मैं चाहे आपसे वाकिफ होता या ना होता, लेकिन आप मुझसे जरूर वाकिफ होते।